फ्रेंड्स, आज फिर लेकर आया हूँ क्लास नंबर 16। इससे पहले मैंने सीडीपी यानी बाल विकास की क्लास 15 करवा चुका हूँ। बेहतरीन और वीवीआई टॉपिक, महत्वपूर्ण टॉपिक आप लोगों को बीच करवा चुका हूँ। आज भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिस टॉपिक का नाम है लॉरेंस कोलबर्ग का नैतिकता का सिद्धांत, जो मोरल डेवलपमेंट थ्योरी है। इस प्रकार यह टॉपिक एक महत्वपूर्ण है, जो आपके एग्जाम में कम से कम 102 क्वेश्चन हर शिफ्ट हर एग्जाम में हर साल पूछा गया है। ऐसा कोई शिफ्ट और ऐसा कोई क्वेश्चन बैंक नहीं है जिसके अंदर यह इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है। तो लॉरेंस कोलबर्ग एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। आज अगर इस टॉपिक को पढ़ने के बाद कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जिससे आपको एग्जाम या क्वेश्चन बैंक में नहीं बनेगा। आज अच्छा से पढ़ लीजिए। आज ट्रिक के साथ पढ़ाऊंगा। इस टॉपिक का एक बेहतरीन ट्रिक दूंगा जो आप लोगों को बेहतरीन से सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। तो ये सबसे पहले लॉरेंस कोलबर्ग के बेसिक चीज़ जान लेते हैं। बेसिक चीज़ इस प्रकार है। कोलबर्ग अमेरिका के एक मनोवैज्ञानिक थे। कहाँ के थे? अमेरिका के। आपके एक छोटा सा क्वेश्चन बन सकता है, जिन्होंने नैतिकता का सिद्धांत दिया या नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। आपके एग्जाम में दोनों में से किसी एक को पूछेगा, या नैतिकता का सिद्धांत पूछ देगा या नैतिक विकास के सिद्धांत पूछ देगा। तो ये फ्रेंड बेसिक चीज़ था कोलबर्ग के बारे में। कोलबर्ग ने एक बच्चा पर कोलबर्ग ने एक प्रयोग किया। कैसा प्रयोग किया? बच्चा पर, यानी छोटी छोटी कथा सुनाकर उस बच्चा से क्या करता था? क्वेश्चन पूछता था अंतिम में नैतिकता के बारे में। जे बताइए ये क्या होगा, इस चीज़ के बारे में बताइए, इस चीज़ के बारे में। तो ये कोलबर्ग क्या किया? अनेक कथा सुनाए। तो उसी में से एक कथा है हिंज की कहानी। क्या है? हिंज की कहानी, यानी हिंज की कथा। तो हम लिखने के बजाय इसको सुना ही देता हूँ। लिखने के लिए इसमें एक पेज हो जाता है, इसीलिए मैंने इसको शॉर्ट में हिंज की कहानी लिख दिया। इसको मैं बोल देता हूँ अच्छा से, आप लोग अच्छा से समझ लीजिएगा। मैं समझा देता हूँ ताकि आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा। और इस कहानी को समझाने के बाद मैं क्वेश्चन जो लिया हूँ उसके बाद आप लोगों को जवाब देना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, हिंज की कहानी इस प्रकार थी। यूरोप नाम की एक महिला मौत की कगार पर थी। वो अंतिम प्रोसेस में थी। डॉक्टर ने कहा इसकी बचना नामुमकिन है। फिर भी डॉक्टर ने प्रयास करते हुए कहा इसकी जान शायद बच सकती है। वह एक दवाई से बच सकती है। उस दवाई का नाम है रेडियम था। उस दवाई का नाम था रेडियम, जिसकी खोज उस शहर का एक फार्मासिस्ट ने की थी। तभी दवाई बनाने का खर्चा बहुत था। दवाई दुकानदार जो थे उसको दवाई बनाने के खर्चा बहुत था, और दवाई बनाने की खर्चा से 10 गुना पैसा कमाना चाहता था। कौन? फार्मासिस्ट। इस औरत का इलाज करवाने के लिए उसका पति हिंज, तो हिंज उस औरत की पति थी। उस पति ने एक प्रयास किया। क्या किया? दवाई बनाने की जो खर्चा थी बहुत ज़्यादा थी, और दवाई बनाने की खर्चा से 10 गुना पैसा मांग रहा था फार्मासिस्ट, ताकि उसको पैसा बहुत ज़्यादा कमाने था। तो उसका पति ने अपने दोस्त यार के पास गया, बहुत सारे पैसा इकट्ठा किया। फिर भी दवाई के दाम से आधे ही पैसा जमा हुआ। फिर भी गया फार्मासिस्ट के पास, दुकानदार के पास गया। उसने कहा जो दवाई दे दीजिए, मैं आपकी पैसा कुछ समय के बाद आपको चुका दूंगा। फिर भी फार्मासिस्ट नहीं, दवाई मना कर दिया। उसके बाद उसने क्या किया? हिंज रात को गया, उसकी दुकान को तोड़ दिया और दवाई चुरा लिया। उसने क्या किया? अपनी पत्नी को जान बचा दी। तो यही छोटी सी कहानी थी, नैतिकता दुविधा की कहानी थी। और इसके आप जानेंगे नैतिकता क्या है। मैंने छोटी छोटी कंसेप्ट लिख दिया हूँ ताकि आप लोगों को दिक्कत न हो। तो यही था हिंज की कहानी, छोटा सा। हिंज ने क्या किया? दुकान तोड़ के दवाई चुरा लिया और अपनी पत्नी को जान बचा लिया, क्योंकि उसके पास पैसा बहुत कम था। तो चलते हैं, पढ़ते हैं क्या है नैतिकता, यानी मोरलिटी। मोरलिटी क्या है जानते हैं? नैतिकता यह वह गुण है
जिससे हमें सही और गलत की पहचान होती है। क्या होती है? सही और गलत की पहचान। बच्चा अपने सामाजिक परिवेश से ही नैतिकता और अनैतिकता को जानता है। सामाजिक परिवेश का कहने का मतलब सामाजिक अंतःक्रिया से, और सामाजिक अंतःक्रिया से क्या करेगा? नैतिकता और अनैतिकता को जानता है। नैतिकता दो प्रकार के हैं, नैतिकता दुविधा और नैतिकता तर्कना, यानी मोरल डिलेमा और मोरल रीजनिंग। तो जानते हैं मोरल दुविधा यानी मोरल डिलेमा क्या है, नैतिकता दुविधा क्या है, जानते हैं। सही और गलत के बारे में डिसीजन न लेने की स्थिति को नैतिकता दुविधा कहलाती है। तो सही और गलत यानी जो सही है और गलत है, जैसे अभी हिंज की कहानी ने सुनाया तो बच्चा क्या सोचेगा? वो चोरी कर लिया, उसको क्या करेगा? पुलिस पकड़ लेगा। तो इस दुविधा में है बच्चा, जो सही और गलत के बारे में डिसीजन न लेने की स्थिति में, जो मैं चोरी करूं कि नहीं करूं, हिंज भी दुविधा में है। तो इसी को हम क्या कहेंगे? नैतिकता दुविधा कहेंगे। क्या कहेंगे? नैतिकता दुविधा कहेंगे इसी को। और हिंज अगर चोरी करेगा तो पुलिस पकड़ लेगी, अगर नहीं करेगा तो उसकी बीवी मर जाएगी। दुविधा में है, जो नहीं चोरी, इससे अच्छा होगा चोरी कर लेंगे, लेकिन वो चोरी कब करेगा? जब नैतिकता तर्कना में जाएगा, जो मोरल रीजनिंग में जाएगा। तो नैतिकता तर्कना क्या है? इसमें थोड़ा घस गया है। नैतिकता तर्कना यानी नैतिक तर्कना क्या है? मोरल रीजनिंग क्या है? सही और गलत के बारे में डिसीजन लेने में शामिल प्रक्रिया को नैतिक तर्कना कहते हैं। जैसे सही और गलत में से किसी एक को चुनना, जैसे हिंज ने क्या किया? चोरी को चुना। क्या किया? हिंज ने चोरी को चुना। तो इसी को हम क्या कहेंगे? नैतिकता तर्कना। सही और गलत के बारे में किसी एक को चुनना, उसी को हम क्या कहेंगे? नैतिकता तर्कना यानी मोरल रीजनिंग। अब देखते हैं आलोचना। जो लोरेंस कोलबर्ग ने जो आलोचना किया था वो देखते हैं। देखिए आलोचना लिखते तो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन इसको मैंने शॉर्ट में लिख दिया जिससे आपको क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। कहता है आलोचना सांस्कृतिक के अंतर को नज़रअंदाज किया जाता है। कोलबर्ग ने कहा जो सांस्कृतिक के अंदर यानी सामाजिक के अंतर को नज़रअंदाज किया जाता है। जो समाज में जो अंतर होता है उसको क्या किया जाता है? नज़रअंदाज किया जाता है। क्यों? आप देखते हैं इसके बाद। और देखिए एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है जो कैरल गिलिगन ने था, वह महत्वपूर्ण एक कंसेप्ट दिया था। कहा था जो महिलाओं को गौण यानी गौण मतलब द्वितीय, महिलाओं को द्वितीय पक्ष नैतिकता के आधार पर, महिलाओं के द्वितीय पक्ष नैतिकता के आधार पर, यानी आधार या देखभाल रहेगा आपके एग्जाम में, आधार और देखभाल पर, और पुरुषों की नैतिकता यानी नैतिक न्याय पर डिपेंड करता है। नैतिक न्याय मतलब कौन सा सही काम किया, कौन सा गलत किया, उस पर डिपेंड करता है पुरुषों की। तो कैरल गिलिगन ने था इसी बात पर, यानी महिला को क्या किया? द्वितीय माना यानी गौण माना। अब देखते हैं कोलबर्ग ने नैतिकता के कितने लेवल दिए हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। वो दिख नहीं रहा था जनक। कैरल गिलिगन ने महिला को गौण माना और नैतिकता के आधार पर देखभाल पर पुरुषों की नैतिक न्याय पर डिपेंड करता है। कहने का अर्थ हुआ महिलाओं को द्वितीय पक्ष मारा, किस पर? नैतिकता का आधार या देखभाल पर, और पुरुष की नैतिकता न्याय पर डिपेंड करता है। आपकी नैतिकता कैसा है, पुरुष की सही और गलत, समाज पर डिपेंड करता है। और उसके बाद जो था कोलबर्ग ने नैतिकता के कितना स्तर दिया? तो 3 लेवल दिया, 3 स्तर दिया यानी 3 लेवल। आपके एग्जाम में पूछेगा कोलबर्ग ने नैतिकता को कितना लेवल दिया? तो 3। वही अवस्था या स्टेज पूछ देगा या चरण पूछ देगा तो आपको कितना लगाना है? 6, क्योंकि 3 लेवल, तीनों का 2-2 भाग है। अब देखते हैं 2-2 भाग क्या है उसके बारे में जानेंगे ट्रिक से, और इसके बाद क्वेश्चन की ओर चलेंगे। जो पहला दिया था स्तर उसके बारे में जानते हैं। कहता है प्राक रूढ़िगत नैतिकता यानी पूर्व परंपरागत स्तर। जो प्री कन्वेंशनल लेवल जो था आपके, इसमें जो बच्चा रहेगा वो 6 से 10 वर्ष का था। इसमें सही गलत का कोई आइडिया नहीं है, क्या सही है क्या गलत है, अन्य लोगों के नियम पर डिपेंड करता है। आपके शिक्षक या आपके मम्मी पापा जो नियम बना दिया गया है उस पर डिपेंड करता है इसमें बच्चा। किसमें? तो प्राक रूढ़िगत नैतिकता या प्री कन्वेंशनल
लेवल। तो इसमें देखते हैं दो भाग जो बांटा गया है, दंड एवं आज्ञाकारी उन्मुक्ता, उसके बाद है साधनात्मक सापेक्षवादी उन्मुक्ता। तो ये दो भाग है, दोनों मैंने लिख दिया पॉइंट, और इस यही पॉइंट आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इसी से यह पॉइंट पूछ देगा, आपको यही लगाना है। बड़े बड़े क्वेश्चन रहेगा, यह पॉइंट रहेगा, आपको यही लगा देना, आपका सही आंसर हो जाएगा 100%। तो देखते हैं दंड एवं आज्ञाकारिता उन्मुक्ता क्या है। अगर नियम नहीं माने तो दंड मिलेगा। कौन कहता है? जैसे एक एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, आप देखते होंगे 6 से 10 वर्ष के बच्चे को जब मम्मी पापा कहीं बाहर चल जाता है अपने काम से, तो उस अपने बच्चा को जैसे छोड़ देता है, तो उसको बोलता है अगर कोई व्यक्ति आएगा, अगर आपके मामा जी आएगा तो उसको बैठाना, पानी देना, अच्छा से सेवा करना, अगर नहीं दिया तो आपको दंड मिलेगा। तो इस किस अवस्था में यह आता है? प्राक-रूढ़िगत नैतिकता के अवस्था में। और वो कौन सी चरण में? तो दंड एवं आज्ञाकारिता उन्मुक्ता। तो ये तो हो गया फर्स्ट। अब सेकेंड चरण देखते हैं फ्रेंड्स। कहता है साधनात्मक सापेक्षवादी उन्मुक्ता। इसे कहते हैं अदला बदली का भाव, इसे कहते हैं आदान प्रदान का भाव, इसे कहते हैं जैसे कि तैसे अवस्था। क्यों कहा जाता है? देखिएगा, इसे 6 से 10 वर्ष के बच्चा जब स्कूल जाएगा पढ़ने के लिए, अदला बदली को क्यों कहेंगे? जैसे देखिएगा, अगर झगड़ा होगा उसको क्या करेगा? उसका पेज फाड़ देगा एक किताब में से। दूसरा बच्चा भी क्या करेगा? उसको पेज फाड़ेगा। जैसे एक बच्चा ने पेन तोड़ दिया, दूसरा बच्चा ने क्या किया? पेन तोड़ दिया। तो इसी को क्या कहेंगे? अदला बदली का, या आदान प्रदान का, या जैसे कि तैसे। जैसे इसका कहने का अर्थ हुआ इस साधनात्मक सापेक्षवादी का, जिसमें इसमें जैसा व्यवहार कोई उसके साथ करेगा वैसा ही व्यवहार खुद भी करेगा, कहने का अर्थ हुआ इसमें। तो अदला बदली क्यों कहेंगे? जैसे देखिए, अगर मान लीजिए ये छोटा बच्चा है और कोई फ्रेंड लगा लेता है, जैसे अपने वो टिफिन भूल गया, तो आज बोलेगा तुम आज हमको टिफिन दे दो, कल मैं आपको दे दूंगा। तो यही अदला बदली। जैसे आदान प्रदान, कोई चीज़ या कोई सामान, इसी को क्या कहेंगे? आदान प्रदान। जैसे कि तैसे अवस्था अभी मैंने बता दिया, इसी सारा नाम एक ही है। तो इसी किसके अंतर्गत, कौन सा चरण के अंतर्गत आएगा? तो साधनात्मक सापेक्षवादी उन्मुक्ता। आपसे पूछा जाएगा कौन से स्तर के अंतर्गत ये आता है, तो आप लगाइएगा कौन? प्राक-रूढ़िगत नैतिकता, यानी पूर्व प्रांगत स्तर, यानी प्री कन्वेंशनल लेवल। तो फ्रेंड्स, ये था प्री कन्वेंशनल लेवल का पॉइंट, जो दो भाग में बांटा गया था, दंड एवं आज्ञाकारिता उन्मुक्ता। एक था साधनात्मक सापेक्षवादी उन्मुक्ता, जो आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन इससे बनता है। अब देखते हैं महत्वपूर्ण जो सेकेंड पार्ट है, सेकेंड स्तर पूछा गया है, वो है रूढ़िगत नैतिकता या परंपरागत स्तर। इसको कहते हैं कन्वेंशनल लेवल। जो इसमें बच्चा कहाँ से कितने वर्ष का है? 10 से 13 वर्ष का। इसमें नैतिकता समाज पर डिपेंड करता है, जो समाज में नियम बना दिया है उसी पर डिपेंड करता है। बच्चा 10 से 13 वर्ष करेगा, जो समाज आसपास के माहौल रहेगा उसी पर डिपेंड करता है। जैसे यह भी 2 चरण में बांटा गया। कौन कौन सा देखते हैं। एक है अच्छा लड़का लड़की बनने की उन्मुक्ता, एक है सामाजिक व्यवस्था के प्रति समान, या एक और नाम रहेगा आपका कानून एवं व्यवस्था की उन्मुक्ता। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं अच्छा लड़का और लड़की की बनने की उन्मुक्ता। यह पॉइंट है, यह पॉइंट के आप लोग समझ लीजिए, याद कर लीजिए, आपको एग्जाम में आएगा, अच्छा से लगा दीजिएगा, आपको कोई घबराहट नहीं होगा, आपका आंसर 100% सही हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं पॉइंट क्या है। दूसरे के साथ भला बनकर रहना, दूसरों के साथ भला बनकर अनुमोदन अर्जित करना। कहने का अर्थ हुआ समाज में कोई फंक्शन होता है तो उसमें बच्चा क्या करेगा? दूसरे के साथ देखेगा मैं अभी भला हूँ, और कोई प्राइज नहीं रख देता है। जैसे जो अच्छा काम करेगा उसी को यह प्राइज दूंगा। जैसे कॉलेज में, स्कूल में रख देता है, 10 से 14 वर्ष के बच्चा जो पढ़ने आता है में रख देगा, चलिए इस क्लास में जो टॉप करेगा उसी को यह प्राइज दिया जाएगा। तो वह क्या करेगा? दूसरों के साथ भला करने के लिए क्या करूँ, वह मेहनत करेगा खूब, वो देखेगा किसी तरह मैं इस प्राइज को जीतूंगा। इसी को हम क्या कहेंगे? भला बनकर अनुमोदन अर्जित करना। गंदे लोग चोरी करते हैं, इसमें भला बनना है तो क्या करेगा? गंदी लोग, यानी अच्छा लड़का लड़की बनने की उन्मुक्ता इसी के अंतर्गत है। अब देखिए, दूसरों लोग आपको निष्कासित कर देगा। क्यों कर देगा? मान लीजिए आप, वो बच्चा बोल रहा है, या निष्कासित क्यों न करेगा? मान लीजिए आप पेपर दे रहे हैं, एग्जाम दे रहा है, अगर उस एग्जाम में आप चोरी कर रहे हैं, नकल कर रहे हैं,
तो आपको क्या करेगा, शिक्षक छोड़ देगा? नहीं, आपको क्या करेगा, निष्कासित कर देगा। तो इसीलिए आपको क्या बनना है, भला बनकर रहना है, दूसरों को स्वीकृत बनाए रखना, यानी दूसरों के आपस में क्या करना, झगड़ना लगड़ना नहीं है हमको। क्या करना है हमको, आपस में एक अच्छा सा फ्रेंडशिप करके रहना है। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, ये तो हो गया अच्छा लड़का लड़की बनने की उन्मुखता पॉइंट था। अब देखते हैं सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान और कानून एवं व्यवस्था उन्मुखता। इससे रिलेटेड कानून का पालन करना, कर्तव्य पूरा करना, चोरी करना गलत है तो दवाई की चोरी नहीं करनी थी। बच्चा क्या कहता है इसमें 10 से 13 वर्ष में, नहीं चोरी करना गलत था, गलत है, दवाई की चोरी नहीं करना था। किसको, हिंज को। तो यह पॉइंट अगर उठ आएगा तो आपको सही से लगा देना है। आपको कौन सी अवस्था, आपको कौन सी चरण पूछेगा तो सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान या कानून एवं व्यवस्था की उन्मुखता, या आपको स्तर पूछेगा तो रूढ़िगत नैतिकता या कन्वेंशनल लेवल लगा दीजिएगा, परंपरागत स्तर। आपके 100% क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं अंतिम और लास्ट जो पोस्ट कन्वेंशनल लेवल है। इसमें बच्चा 13 से ऊपर हो गया। इसमें क्या, यह बच्चा क्या हो गया, यानी ज़्यादा, यानी किशोर अवस्था से लेवल में जा रहा है यह बच्चा। इसमें क्या करेगा बच्चा, देखिए नैतिकता यानी खुद से डिसाइड करेगा, कोई मतलब नहीं समाज में क्या रहा है, क्या गलत हो रहा है, जो अच्छा लगेगा बच्चा का सो ही करेगा, यानी सो ही वही करेगा। यह स्तर सबसे ऊंचा स्तर है, वास्तव में सबसे है, दोनों स्तर से ऊंचा है। कौन कौन सा, प्री कन्वेंशनल और कन्वेंशनल स्टेज से, दोनों से क्या है, ऊंचा स्तर है। इसको यह नाम दिया गया उत्तर रूढ़िगत और उत्तर परंपरागत स्तर, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, जो 13 वर्ष से ऊपर है इसमें बच्चा। अब देखते हैं इससे रिलेटेड पॉइंट। यह भी 2 भाग के बांटा गया, 2 भाग में बांटा गया। देखते हैं, पहला भाग है सामाजिक अनुबंधन उन्मुखता। आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, जो उत्तर रूढ़िगत या उत्तर परंपरागत स्तर जो है उसमें 2 भाग बांटा गया, कौन कौन सा है, तो आपको लगाना पड़ेगा सामाजिक अनुबंधन उन्मुखता और सार्वभौमिक नैतिक उन्मुखता। सार्वभौमिक का मतलब यूनिवर्सल, जिसको कहते हैं एक और नाम ऑलराउंडर, जैसे कोई चीज़ में ऑलराउंडर है उसी को हम क्या कहेंगे, सार्वभौमिक या यूनिवर्सल कहेंगे। तो फ्रेंड्स देखते हैं सामाजिक अनुबंधन उन्मुखता, कहता है सामाजिक व्यवस्था और अपने स्वयं के अधिकारों में बैलेंस रखना। देखेगा समाज के अंदर कौन सी कार्य घटना घट रहा है जिससे बच्चा को क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है किसी व्यक्ति को, तो उससे क्या करेगा, बैलेंस बना कर रखेगा। कानून व नियमों का लचीलापन, अगर नियम से नुकसान तो नियम को क्या करो, तोड़ दो। अगर किसी नियम से नुकसान हो रहा है तो नियम को क्या करो, तोड़ दो। जैसे देखिए एक बात मैं बता देता हूँ, जैसे मान लीजिए आपके घर में कोई बीमार व्यक्ति पड़ा है, उसको इमरजेंसी लेकर जाना है कहाँ, डॉक्टर। अगर गए तो वहाँ पर रेड लाइट की, जो रेड लाइट है वहाँ पर क्या है, जाम लगा हुआ है, अभी दूसरा रूट से लाइन क्लियर है, तो आप क्या कीजिएगा, आपको तो इमरजेंसी है, तो आप अपने भलाई के लिए क्या कीजिएगा, उस नियम को तोड़ दीजिएगा। तो किसके अंतर्गत आता है यह, सामाजिक अनुबंधन उन्मुखता के अंतर्गत। अब देखते हैं फ्रेंड्स सार्वभौमिक नैतिकता उन्मुखता। इसमें रिलेटेड स्वयं नियम बनाना, किसी को नियम से कोई मतलब नहीं है, जिसका नियम है तोड़ फोड़ दो, इधर से उधर कर दो, मैं भूखा रहूँगा लेकिन दूसरों खा ले। जैसे देखिए मम्मी पापा अपने बच्चे को कभी भूखा नहीं छोड़ता है, क्यों, अपना खुद भूखा रह जाएगा लेकिन अपने बच्चे को भूखा नहीं छोड़ेगा। किसके अंतर्गत आता है, सार्वभौमिक नैतिक उन्मुखता के अंतर्गत। अगर चोरी नहीं करता तो कहीं अधिक मूल्य चुकाना पड़ता। वास्तव में हिंज को अगर चोरी नहीं करता दबाए तो उसका पत्नी मर जाता, जिंदगी भर उसको पछताना पड़ता, इसीलिए उसने क्या किया, चोरी ही कर लिया। अगर हिंज नहीं चोरी करता तब पत्नी की जान नहीं बचती। वास्तव में अगर हिंज चोरी नहीं करता तो उसकी पत्नी की जान नहीं बचती। तो फ्रेंड्स ये था महत्वपूर्ण पॉइंट। आपको यह इससे रिलेटेड पॉइंट आएगा ना, यह ट्रिक है, यह वाला पॉइंट मैंने क्या किया, ट्रिक है यह वाला पॉइंट सारा। आप इस पॉइंट को देखिएगा और तुरंत इससे रिलेटेड आएगा पॉइंट, तुरंत आप क्या कीजिएगा, आंसर लगाइएगा, सामाजिक उन्मुखता अनुबंधन उन्मुखता। क्यों, क्योंकि मैंने यह पॉइंट को बना दिया ताकि आपको दिक्कत न हो। यही ट्रिक है, इसमें क्या ट्रिक, यही ट्रिक है और बेहतरीन यही कंसेप्ट है जो आपको कभी नहीं आपको आंसर गलत होगा। 100% 101% आपका आंसर सही होगा। तो फ्रेंड्स धन्यवाद। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन करवाऊंगा, बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आऊंगा।
आपको VVI क्वेश्चन लेकर आऊँगा और आपके एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण मैं कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन 2 से 3 नंबर आपको अविलंब आपको किसी शिफ्ट में जो पूछा गया है क्वेश्चन बैंक आप ले लीजिए और बनाइए, आपको अविलंब बनेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से बनेगा। तो फ्रेंड्स धन्यवाद, चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की ओर। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ मिलता हूं, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।